स्वधर्म आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। सोचिए, किसी भी देश का संविधान कैसा होना चाहिए? क्या वो पत्थर की लकीर जैसा हो जिसे बदलना नामुमकिन हो, या फिर वो इतना लचीला हो कि उसे जब चाहें जैसे चाहें बदल दिया जाए? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हर देश का लोकतंत्र घूमता है। तो भारत ने इन दो एक्सट्रीम्स के बीच अपना रास्ता कैसे निकाला? आइए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। इस दुविधा को और अच्छे से समझने के लिए चलिए दुनिया के दो छोरों को देखते हैं। एक तरफ है यूके, जहां कोई एक लिखित संविधान है ही नहीं। वहां की संसद जब चाहे एक मामूली सा कानून पास करके कुछ भी बदल सकती है, मतलब पूरी तरह से फ्लेक्सिबल। और फिर दूसरी तरफ है अमेरिका, जहां संविधान में एक छोटा सा बदलाव करना भी पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम है। जाहिर है ये बहुत ज्यादा कठोर है। ये दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज हैं। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने कौन सा रास्ता चुना? उन्होंने एक बहुत ही शानदार काम किया। उन्होंने न तो ब्रिटेन की तरह सब कुछ इतना आसान बनाया और न ही अमेरिका की तरह इतना मुश्किल। उन्होंने बीच का एक रास्ता निकाला, एक ऐसा सिस्टम जो कठोरता और लचीलेपन का एक बेहतरीन मिश्रण है। मतलब एक ऐसा संविधान जिसे बदलना न तो बच्चों का खेल हो और न ही नामुमकिन। तो चलिए अब सीधे उस टूल पर आते हैं जो हमारे संविधान को बदलने की पावर देता है। ये शक्ति हमारे संविधान के एक बहुत ही खास आर्टिकल से मिलती है, आर्टिकल 368। आप कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान का एडिट बटन है। तो आर्टिकल 368 ही वो इंजन है जो हमारे संविधान में बदलाव की गाड़ी को चलाता है। ये संसद को एक असाधारण शक्ति देता है, संविधान में कुछ भी जोड़ने की, कुछ भी बदलने की, या यहाँ तक कि किसी प्रावधान को पूरी तरह से हटाने की। और याद रखिए, ये कोई आम कानून बनाने की शक्ति नहीं है, ये तो खुद उस किताब को लिखने की शक्ति है जिससे देश चलता है। अच्छा, तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? ये काफी सटीक और कई स्टेप्स वाली है। सबसे पहले बिल संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन राज्यों की विधानसभा में नहीं। फिर इसे पास होने के लिए विशेष बहुमत चाहिए, जिस पर हम अभी बात करेंगे। एक और खास बात, अगर दोनों सदनों में कोई असहमति हो तो कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, बिल वहीं खत्म हो जाता है। और अगर बिल पास हो गया तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही पड़ता है, वो उसे मना नहीं कर सकता। तो ये विशेष बहुमत आखिर है क्या भला? ये कोई मामूली वोटिंग नहीं है। इसमें दो मुश्किल शर्तें एक साथ पूरी करनी होती हैं। पहली शर्त, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, मतलब 50% से ज्यादा। और दूसरी शर्त, जितने सदस्य उस दिन सदन में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से कम 2/3 लोग बिल के पक्ष में होने चाहिए। ये एक बहुत ऊंची दीवार है, ताकि कोई भी सरकार अपनी मनमर्जी से आसानी से संविधान को न बदल सके। अब तक हमने ये समझा कि संविधान को बदलने की प्रक्रिया क्या है, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब एक सवाल उठा, क्या संसद की ये जो शक्ति है ये अनलिमिटेड है? क्या इसकी कोई सीमा है भी या नहीं? और यहीं से जन्म हुआ हमारे संविधान के एक अदृश्य कवच का, जिसे हम मूल संरचना का सिद्धांत कहते हैं। ये सवाल दशकों तक भारतीय लोकतंत्र के गलियारों में गूंजता रहा। क्या संसद इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो लोगों से उनके मौलिक अधिकार ही छीन ले, या फिर संविधान का जो मूल चरित्र है उसी को बदल दे? इसी एक सवाल ने हमारी संसद और हमारे सुप्रीम कोर्ट को कई बार आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये जो टाइमलाइन है, ये उस खींचतान की पूरी कहानी बताती है। देखिए, 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद मौलिक अधिकारों को बदल सकती है। फिर 1967 में गोलकनाथ केस में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और कहा, नहीं, मौलिक अधिकार तो पवित्र हैं, उन्हें हाथ नहीं लगाया जा सकता। इसके जवाब में संसद ने 24वां संशोधन पास करके अपनी शक्ति फिर से हासिल कर ली। और आखिर में 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसने भारतीय कानून को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये मूल संरचना का सिद्धांत आखिर है क्या? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का एक शानदार इनोवेशन है। इसका निचोड़ ये है, संसद के पास संविधान को बदलने की शक्ति तो है, लेकिन उसे नष्ट करने की नहीं। मतलब आप घर को रंग सकते हैं, कमरे की जगह बदल सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मूल संरचना क्या है, ये संविधान में कहीं लिखा नहीं है। अदालतें केस दर केस तय करती हैं कि संविधान की नींव क्या है। और इसी सिद्धांत के दिल को छूता है ये कोर्ट। एक संविधान जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो कोई संविधान ही नहीं है। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर संसद की शक्ति पर कोई लगाम ही नहीं होगी, तो फिर संविधान की सर्वोच्चता का क्या मतलब रह जाएगा? ये सीमाएं ही तो हैं जो संविधान को संविधान बनाती हैं। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि क्या बदला जा सकता है और क्या नहीं, तो चलिए अब उन रास्तों पर नजर डालते हैं जिनसे असल में संविधान में संशोधन होता है। क्योंकि दरअसल इसके लिए एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरीके हैं। तो ये है वो 3 रास्ते। पहला और सबसे आसान रास्ता है साधारण बहुमत से। ये नए राज्य बनाने या नागरिकता के नियम बदलने जैसे मामलों के लिए है। दूसरा तरीका है विशेष बहुमत, जो कि स्टैंडर्ड प्रक्रिया है और मौलिक अधिकारों जैसे जरूरी हिस्सों को बदलने के लिए इस्तेमाल होती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे मुश्किल रास्ता। इसमें विशेष बहुमत तो चाहिए ही, साथ में कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए। ये रास्ता तब अपनाया जाता है जब देश के संघीय ढांचे जैसे राष्ट्रपति चुनाव या जीएसटी जैसे मामलों में कोई बड़ा बदलाव करना हो। और ये याद रखना जरूरी है कि इन तीनों ही तरीकों पर मूल संरचना का सिद्धांत लागू होता है। तो आखिर इस अटूट कोर में है क्या?
जैसा कि हमने कहा, इसकी कोई पक्की लिस्ट तो नहीं है, लेकिन समय के साथ अदालतों ने कुछ चीजों को इसकी नींव माना है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कानून का राज, शक्तियों का बंटवारा और भारत का धर्मनिरपेक्ष और संघीय चरित्र। ये वो खंबे हैं जिन्हें कोई भी संशोधन हिला नहीं सकता। तो सवाल उठता है कि क्या ये पूरा सिस्टम परफेक्ट है? देखिए, हर सिस्टम की तरह भारत की संशोधन प्रक्रिया की भी अपनी ताकतें और कुछ कमजोरियां हैं। तो चलिए अब जरा इस पर एक क्रिटिकल नजर डालते हैं। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो कुछ बहुत ही वाजिब सवाल उठाते हैं। पहला, संशोधन शुरू करने की शक्ति लगभग पूरी तरह से केंद्र के पास ही क्यों है? राज्य खुद से इसकी पहल क्यों नहीं कर सकते? दूसरा, राज्यों को अपनी सहमति देने के लिए कोई टाइम लिमिट क्यों नहीं है? और अगर संसद के दोनों सदनों में किसी बात पर डेडलॉक हो जाए तो उसे सुलझाने का कोई तरीका क्यों नहीं है? ये कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिन पर आज भी बहस होती है। लेकिन इन आलोचनाओं के दूसरी तरफ हमें संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता को भी समझना होगा। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, वे एक जिंदा, सांस लेने वाला दस्तावेज बनाना चाहते थे, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं। एक ऐसा संविधान जो वक्त के साथ खुद को ढाल सके, विकसित हो सके। अगर आप किसी संविधान को बहुत ज्यादा कठोर बना देंगे तो आप एक तरह से देश की ग्रोथ को ही रोक देंगे। तो ये जो लचीलापन है, ये कोई गलती नहीं बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन है। और आखिर में हम उसी बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं, क्या भारत की संशोधन प्रक्रिया ने लचीलेपन और कठोरता के बीच वो सही संतुलन साध लिया है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसने 70 से ज्यादा सालों में 100 से भी ज्यादा संशोधनों के जरिए देश को बदलने और आगे बढ़ने में मदद की है, और साथ ही मूल संरचना के कवच से अपने बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा भी की है। ये एक लगातार चलने वाली बहस है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। इस पर विचार जरूर कीजिए।